बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बॉन्ड की क्वालिटीज। जैसे तुम्हारी क्वालिटीज होती हैं तो बॉन्ड की भी तो कुछ क्वालिटीज होंगी। बॉन्ड अपने आप को कैसे और लोगों से अलग करेगा कि भैया हम बॉन्ड ही हैं। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। दिस आर, पहला है बॉन्ड लेंथ, दूसरा है बॉन्ड एनर्जी, तीसरा है बॉन्ड एंगल एंड चौथा है बॉन्ड ऑर्डर। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे। पहला है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या कहता है बच्चों? इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस या बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। इसके बारे में हमने बात कर ली थी पहले ही बात कर ली थी। याद कर लो, एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो ये वाला कंसेप्ट याद करो जब एटम्स अप्रोच कर रहे थे और जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था और यहां पर अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। उस समय ये जो डिस्टेंस था, देखो y पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, x पर क्या था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस या सिंपली हम बोले यहां से ये डिस्टेंस जो दिखा रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू, या सिंपली बात बोले कि जब अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों बराबर होता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, उस समय ये जो दो एटम के न्यूक्लियस हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो बात समझ, इसलिए इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहा गया। क्या कहा गया? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहा गया। ठीक है, तो समझ आ गई। इट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला आता है साइज ऑफ एटम्स। एटम्स का आकार, साइज कहता है कि जितना एटम का साइज ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। बात सही है। जितना बड़ा एटम उतना लंबा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विथ साइज ऑफ एटम्स। एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो यहां पर HF है, HCl, HBr, HI है। S तो सब में कॉमन ही है, लेकिन व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, जब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और साइज बढ़ने के चलते ये बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो HF, HCl, HBr, HI, जब हम HF से HI की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उस पर कैसे बॉन्ड लेंथ चेंज करेगा। तो कहता है कि अगर बॉन्ड लेंथ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। मतलब मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेसन विद द बॉन्ड लेंथ। देखो यहां पर अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हुआ ज्यादा अट्रैक्शन, एक सिग्मा और दो पाई, मोर अट्रैक्शन। एक सिग्मा एक पाई, अट्रैक्शन कम हुआ। एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो ज्यादा अट्रैक्शन कहां होगा, यहां। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, यहां इधर से इधर जाने में इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से यहां जाने में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक। अब आता है टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। मैंने बताया था जितना परसेंटेज, देखो परसेंटेज एस का मतलब परसेंटेज एस ज्यादा होगा तो बल्किनेस, मोटा ज्यादा होगा। और अगर परसेंटेज पी ज्यादा होगा तो लॉन्गेटिविटी, थिननेस बढ़ेगी। तो जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, स्मॉलर विल बी द हाइब्रिड ऑर्बिटल, उतना ही छोटा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और आप जानते हो रिजल्ट क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर sp3 यहाँ पे 25%, टोटल 4 है, 4 में 1 है तो 100 में कितना होगा, 25% एस कैरेक्टर, यहाँ 50% एस कैरेक्टर। ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो यहां से यहां जाने में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर आ गया। दूसरा आता है बॉन्ड एनर्जी। क्या आता है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी। कहता है कि एक पर्टिकुलर, देखो सिंपल से मैं बता रहा हूं बात, पर यहां समझ लो। जैसे मान लो कि CH4 है,
ठीक है। एक पार्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दो आप, एक पार्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और सब बॉन्ड को तोड़ जाओ, इसको तोड़ने में x जूल चाहिए, इसको तोड़ने में मान लो y चाहिए, इसको तोड़ने में z चाहिए, इसको तोड़ने में मान लो कि b चाहिए। अब सबको जोड़ के एवरेज ले लोगे, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE का जो एवरेज हम लेते हैं तो उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, जो एनर्जी चाहिए सबका एवरेज जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। अगर एक ही बॉन्ड हो तो उस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों क्या होती है, सेम होती है, जैसे HCl है। अब एक ही बॉन्ड है तो इस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों क्या होगी बच्चों, सेम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हो गया। अब आता है कौन कौन से फैक्टर्स बॉन्ड एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला आता है एटम का साइज। अगर एटम का साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात सही है। अब ये देखिए, अगर एटम का साइज बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी घटेगी। देखो HF, HCl, HB, HBr। अब देखो जितना ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तोड़ना इसको आसान होगा। इसीलिए HI जो स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि तोड़ के आराम से बस निकल जाएगा। तो HF से HI की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, तो जितना साइज ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, घटेगी। सेकेंड पार्ट आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स अगेन। अब यहां देखते हैं क्या होता है। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना तोड़ना मुश्किल होगा। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा पाई है, यहाँ सिग्मा 2 पाई है। ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो तोड़ना ज्यादा मुश्किल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसलिए यहाँ से यहाँ जाने पर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जितना मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगा मतलब मोर अट्रैक्शन, तो तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। तो यहां से यहां जाने में बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। बात समझ आ गई। थर्ड आता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन बॉन्डेड एटम। कहता है वे नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन बॉन्डेड एटम्स इंक्रीज ड्यू टू लार्ज रिपल्सन, बॉन्ड विल बिकम वीक एंड बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज। कहने का मतलब देखो, अब देखो ये CCNNOFF कहां कहां है, C2H6 में है, N2 में है, O2 में है और F2 में है। अब यहां पर बॉन्ड एनर्जी कैसे करता है, कहता है कि यहां से यहां जाने बॉन्ड एनर्जी घटेगी, मतलब CCNNOOF। क्यों, अब यहां देखो, यहां कोई लोन पेयर नहीं है, यहां पे देखो लोन पेयर है तो रिपल्सन होगा। यहां पर दो दो लोन पेयर है, ज्यादा रिपल्सन होगा। अब F फ्लोरीन फ्लोरीन है, साइज बहुत छोटा है, लेकिन देख रहे हो लोन पेयर कितने भरे हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज रिपल्सन ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। रिपल्सन के चलते बॉन्ड क्या होगा, रिपेल करेगा तो बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा। नफरत होती है लोगों के बीच में तो रिपल्सन होता है तो बॉन्ड क्या होता है, कमजोर हो जाता है। वही नफरत है रिपल्सन, तो यहाँ इतना ज्यादा रिपल्सन होगा कि बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से यहाँ इधर जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। मोर द लोन पेयर्स मोर द रिपल्सन, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब CC बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू FF बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर रिपल्सन के चलते ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो CC से FF की तरफ जब जाएंगे हम तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस में आ गई। बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर्स रिपल्सन के चलते ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, इसको तोड़ना आसान होगा। यहाँ कोई रिपल्सन नहीं है इसलिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए CC से जब FF की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। अब आता है तीसरा बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल मतलब बच्चों जैसे मान लो कि जैसे मैंने बताया था, आपको याद करिए CH4 का एग्जाम्पल मैंने दिया था, याद करो ये CH4। अब ये जो एंगल आ रहा है, देखो ये जो एंगल आ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट, यही है बॉन्ड एंगल। ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीच जो एंगल आ रहा है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल।
क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो बॉन्ड एंगल की बात करें जरा, बड़ा मजेदार केस है, कुछ केसेस को देखते हैं। अब H2O, H2S, H2Se और H2T ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ बॉन्ड एंगल 104 डिग्री है, यहाँ 92 है, 91 है, 90 है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रही है। तो इसका रीजन क्या है देखें। अब देखिए, अब मैंने स्ट्रक्चर बना दिया H2O, H2S, H2Se, H2T। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स खींचा अपनी तरफ, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स खींच के ये डॉट इसका इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस इसका इलेक्ट्रॉन। अब देखो O की तरफ चले गए, O से सल्फर की तरफ गए, सल्फर बिकम्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो हुआ वो थोड़ा दूर हो गया, ये और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूर हुआ, ये कम और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूर हुआ। अब यहाँ देखो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये बहुत नजदीक है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक है। तो रिपल्सन के चलते बॉन्ड एंगल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। रिपल्सन कम होता चला जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होती चली जाएगी। इसीलिए जब हम H2O से H2T की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ आ गई? अब यहां पर मैंने लिख दिया देखो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अट्रैक्ट्स बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। बात सही है, ऑक्सीजन खींच लिया अपनी तरफ। ड्यू टू दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स विल कम नियर टू ऑक्सीजन एटम। O की तरफ गया है, एज शोन इन फिगर में शो किया गया है। ड्यू टू लार्ज रिपल्सन लार्ज बॉन्ड एंगल इज ऑब्टेन। लार्ज रिपल्सन लार्ज बॉन्ड एंगल मिला हमको बच्चों। When we move from O to T due to decrease in electronegativity, O से T की तरफ गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं सेंट्रल एटम से, रिपल्सन कम हो रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब बात करते हैं NH3 से sp3 की तरफ। कितनी बॉन्ड एंगल है? 107.8 डिग्री, PS3 में 93.6 डिग्री, SS3 में 91.8 डिग्री, sps3 में 91.1 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। फिर से रीजन क्या होगा? अगेन रीजन वैसे ही होगा। देखो अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचा, किसको खींचा? बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स एकदम नजदीक क्या आ गए, रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगी। यहाँ नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पी दूर होगा थोड़ा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एस हुआ और दूर होगा बॉन्डेड पेयर, और दूर होगा sp में सेंट्रल एटम से बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन कम, सबसे ज्यादा रिपल्सन, सबसे कम रिपल्सन, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, सबसे कम बॉन्ड एंगल। इसीलिए ये रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों को। लिख दिया बच्चों, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अट्रैक्ट्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ड्यू टू दिस bonded pair of electrons will come nearer to nitrogen atom as shown in figure। दिखाया गया है, देखो इसका इसका इसका, ठीक है, दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, ड्यू टू लार्ज रिपल्सन लार्ज बॉन्ड एंगल इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी मूव फ्रॉम N to sp ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे एंड अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। एज अ रिजल्ट repulsion becomes less and less due to this bond angle decreases from NH2 to sp3। अब एग्जाम्पल देखो, अब NH3 NCl3 NBr3 NI3 है, अब बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जा रहा है, 97 डिग्री है, 100 डिग्री, 101.5 डिग्री, 102 डिग्री बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है। क्यों भाई? अब यहाँ देखो बच्चों, अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लिया इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्डेड N और F के बीच जो बॉन्डेड पेयर था तो खींचा अपनी तरफ, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जैसे जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ बढ़े, ब्रोमीन की तरफ, आयोडीन की तरफ बढ़े, तो यहाँ देखो अब स्थिति क्या हो रही है, बॉन्ड एंगल कितना है? 97 डिग्री है। क्यों? रिपल्सन कम होगा क्योंकि दूर दूर है, रिपल्सन कम है। यहाँ देखो थोड़ा और नजदीक आया, यहाँ और नजदीक आया, रिपल्सन क्या होगा? बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाषा में आ गई? तो देखो बॉन्ड एंगल क्या हुई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रिपल्सन ज्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ नजदीक आया, यहाँ दूर दूर था। यहाँ क्या है बच्चों? है दूर दूर है, ये थोड़ा नजदीक आया, यहाँ और थोड़ा नजदीक आया, यहाँ और थोड़ा नजदीक आया। थोड़ा सा इसको और तुम दिखा सकते हो, दूर दूर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ रहे हो ना? सेंट्रल एटम देखो, NF NF NF, ठीक है। देखो जितने दूर होंगे रिपल्सन कम होगा,
रिपल्सन कम होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए बॉन्ड एंगल सॉरी कम हो जाएगी। बॉन्ड कितनी है, 97 डिग्री है। रिपल्सन कम, रिपल्सन यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ रिपल्सन, चूंकि यहाँ दूरी, अब इन दोनों केसेस तुम देख रहे हो ना, कंपेरिजन कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एकदम नजदीक था, रिपल्सन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल बढ़ रही थी, ठीक, और यहाँ रिपल्सन क्या हो रहा है, सेलेस कम हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यहाँ देखो नजदीक आ गए, रिपल्सन बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गई, इसीलिए वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे रिपल्सन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल कम, रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। वही लिखे हैं, ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वैल्यू ऑफ एफ, एफ अट्रैक्ट्स बॉन्डेड पायर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ड्यू टू दिस बॉन्डेड पायर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम व्हेन वी मूव फ्रॉम एफ टू आई, ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड पायर इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम नियरर टू सेंट्रल एटम। बात सही है, F2I की तरफ हम जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर F2I की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सेंट्रल एटम की तरफ ये बढ़ रहा है, इसीलिए नजदीक आ रहा है, और रिपल्सन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ड्यू टू दिस there will be more repulsion and bond angle will become larger and larger when we move from NF3 to Ni3। बात समझ में आई बच्चों? चलिए, अब आता है ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल क्या कहता है, आपने ये पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है, आपने ये नहीं पढ़ा कि हाइब्रिडेशन कहां नहीं होता। तो NH3 और H2O में तो हाइब्रिडेशन हो रहा है, ठीक है, NH3 और H2S में हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, हो रहा है। बच्चों बॉन्ड एंगल H2O को केस में होता है 104 डिग्री, ठीक है। अब इस दोनों केस में हाइब्रिडेशन हो रहा है, लेकिन इन केसेस में हाइब्रिडेशन नहीं होता है, नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता, अब ये सोचो, एक ये तुम एंगल ये सोच सकते हो कि अगर अगर NH3 और H2S के बारे में हम बात करें, अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या होती है। अब अगर सिंपली पर्टिकुलर कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे CH4 है, ये सब है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। अब NH3 हुआ 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो ये एंगल कितना होता है आपको पता ही है, तो ये 107.8 डिग्री हुआ, ठीक है, ये एंगल हो गया। एक और लोन पे 104 डिग्री हुआ, लेकिन ये पॉसिबल है कि लगभग 90 डिग्री हो जाए बॉन्ड एंगल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आया, पहले आप ये याद रखिएगा कि ये बस सिंपल यही मैं सोच सकता हूं कि बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री है, जो पॉसिबल नहीं है। तो PS3 SS3 SPH3 S2S S2S S2 में हाइब्रिडेशन नहीं होता है, ठीक है। अब इसका एक बड़ा अच्छा मैं थ्योरी बताता हूं आपको, कंसेप्ट इसका कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बॉन्डिंग, percentage character in bonding orbital, percentage s character in bonding orbital, percentage s character in bonding orbital can be calculated by using formula cos theta बराबर s by s minus 1, और theta is bond angle। अगर हम बात करते हैं PS3 केस में, तो 94 डिग्री होता है एंगल PS3 केस में, ठीक है। तो cos 94 डिग्री s बटा s माइनस 1, इसे s निकाल लो। s का मतलब क्या हुआ, कितना परसेंटेज s है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो बॉन्ड मतलब जो PS3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो ये बन रहा है, यही है ना, और ये आपका लोन पेयर है। जबकि आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में ये लोन पेयर भी भाग लेता है। अब बताओ कि जब ये पूरा काउंट हुआ तो ये 6% आया, इसका मतलब है कि ये 94% होगा। अब बताओ पॉसिबल है कि प्योर एस ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडेशन पर में अगर पार्टिसिपेट करता है, तो इज इट पॉसिबल, सोचो ना जरा, sp3 sp2 sp, तो sp3 sp में 50% होता था, sp3 में 25% होता था, तो पॉसिबिलिटी है कि 94% हो जाए, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। ये इसका मतलब है कि ये प्योर ऑर्बिटल में ही है, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल कंटेनिंग 3 pH बॉन्ड बराबर 6%, परसेंटेज कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर बराबर 94%, कितना, 94%। दिस इज पॉसिबल नहीं है। इट इज क्लियर दैट लोन पेयर इज इन प्योर ऑर्बिटल, इट इज क्लियर दैट देयर इज नो हाइब्रिडेशन इन केस ऑफ PS3। ये उस सारे चीजों में हो जाएगा। अब जब इन सब में जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, तो आपको पता चल जाएगा बच्चों कि
ये केसेस, इन केसेस में हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं होता है। आई बात समझ में? 100% क्लियर हुई बात। चौथा आता है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर। क्या आता है? बॉन्ड ऑर्डर। द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। अब H और H के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं? एक सिंगल बॉन्ड बना। O डबल बॉन्ड O, H और H के बीच कितने बॉन्ड बने? एक। O डबल बॉन्ड के कितने बने? दो। N ट्रिपल बॉन्ड N कितने बने? तीन। तो दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं उसको? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट के बारे में। क्या बात करते हैं बच्चों? डायपोल। डायपोल मोमेंट क्या होता है? इसको इंडिकेट करते हैं म्यू से। म्यू बराबर होता है Q इंटू डी। ये चार्ज का जो वैल्यू है, इसके बीच जो डिस्टेंस है d। अब डायपोल मोमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम अब इसके बारे में फिर से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो बच्चों, ये दोनों हैं एक ही हैं। जैसे मान लो H है। क्या है? H और H है। अब देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसका मतलब है कि जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बीच में होगा, खिंचाएगा नहीं, मतलब कहीं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है? ऐसा इस टाइप का जो पूरा सिस्टम बन रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। both X atoms have same value of electronegativity, so bonded pair of electrons will be in the middle में है। this means that there will be no polarity possible in the molecule. The bond thus formed is called non-polar covalent bond। ठीक, कोई पोलरिटी डेवलप नहीं की। अब यहां पर आइए, अब B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ A से तो खींच लिया बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, इस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। ये डॉट इसका है, इसका इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस इसका इलेक्ट्रॉन है, खींच लिया। अब इधर क्या हुआ? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर हो गया पार्शियल नेगेटिव, इधर हो गया पार्शियल पॉजिटिव। तो बोथ, अब यहां सपोज B is more electronegative than A, so B will attract the shared pair electron towards itself with more force, and as a result, partial negative charge is developed on atom B and partial positive charge is developed on atom A. Now polarity is produced within the molecule. The bond thus formed is called polar covalent bond. Let us discuss dipole moment and polar molecule. अब देखो, अब HCl है। मान लो कि क्लोरीन पूरा खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ आता है -1 चार्ज, यहाँ +1 चार्ज, लेकिन होता ऐसा सच्चाई नहीं है। ठीक है? पूरा खींच लेता तो -C है, यहाँ क्या हो जाता? +C। बात समझ में? अगर HCl 100% क्या होता? आयनिक होता। क्या होता? आयनिक होता। ठीक है? क्या होता बच्चों? आयनिक होता। ठीक है? लेकिन एक्चुअली होता क्या है, यही चेक करना है। होता क्या है? होता ये है, हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कोवैलेंट कैरेक्टर। तो अगर पार्शियल, अगर यहां पर आयनिक कैरेक्टर 100% नहीं है तो ये डेवलप करेगा। तो ये समझना होगा कि कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है इसके अंदर। ठीक है? आते हैं आगे। म्यू बराबर होता है, अब क्यू को बदले ई लिख दिए और डी को बदले डी। ई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ई का वैल्यू पता ही है, और डी क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है, सीजीएस यूनिट में कितना होता है? -4.803 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन एक ऐसा यूनिट होता है -1.602 10⁻19 कूलम। ये दोनों बराबर करो, ये दोनों में रिलेशन आता है। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, C इज कूलम। ठीक है? अब यहां पर आ जाइए, मेरा मजाक तो सटा रहा है, इतना बराबर इतना, तो 1 ESU बराबर क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट, याद रहेगा 1 ESU बराबर 3.335 × 10⁻30 कूलम। 1 ESU बराबर आ जाएगा इतना, 3.335 10⁻30 कूलम। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। अब 1D बाई यूनिट, 1D के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1D मैंने क्या बताया था? ये था आपका। अच्छा बच्चों, इसी और देखो, ई
को अगर हम इस ऑर्डर में लें, किसमें लें, 10⁻⁻10 ESU में लें, ठीक। और अगर डिस्टेंस इस ऑर्डर में लें, इस ऑर्डर में लें, ठीक है, तो d जो है 1d, तो म्यू बराबर E इंटू डी था। तो अगर 1d क्या होता है, 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। बात करो, समझो, मैं सिर्फ ऑर्डर ले रहा हूं, इसमें ये वाला ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला, और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इसमें लिया जाता है, ठीक है। तो 1d बराबर क्या आ जाएगा, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक। 1d बराबर, जहां dy, d को मतलब dy इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। तो 1d बराबर आ गया। अब 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब ESU को चेंज करो कूलम में, सेंटीमीटर चेंज करो मीटर में। तो 1d बराबर, देखो तो क्या आ गया, 10⁻18, ठीक है, ESU को चेंज करो कूलम में, 1 ESU बराबर इतना है, चेंज कर दिए, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए। 1/100 क्या आ जाएगा, मीटर। तो ये क्या बच्चों आ गया, देखो समझो बात को, ये आया इतना कूलम और ये आया मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कूलम और ये क्या आ जाएगा, मीटर। तो ये हो जाएगा कूलम मीटर। 1d बराबर 3.335 10⁻30 cm नहीं है, ये कूलम है, और ये क्या है, मीटर है। क्या है, कूलम मीटर। कूलम मतलब दूर ले देता हूं, कूलम मीटर हो गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन एक आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन को ट्राई करो, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl गिवन दैट ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट इज 1.3d एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.275 एंगस्ट्रॉम। पहले ट्राई करो इसको। बच्चों ट्राई किया आपने? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर 100% आयनिक कैरेक्टर होता तो म्यू आयनिक कितना हो जाता, अगर 100% होता तो E इंटू डी, तो E कितना होता है, 4.803 10⁻⁻10 ESU। यही मैंने बताया था अभी, चार्ज, ठीक है, यही चार्ज था। दिस इज द चार्ज वी हैव, ये वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और इनटू डी, तो बॉन्ड लेंथ कितना है, तो 1.275 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो यहां म्यू आयनिक हुआ, म्यू आयनिक हुआ, तो ESU इंटू सेंटीमीटर और dy रूट हो गया, ये आ जाता है बच्चों सॉल्व करने पर 6.12 d। डी का मतलब क्या हुआ, ESU इंटू सेंटीमीटर। अब इतना अगर 100% आयनिक होता तो ऐसा होता, लेकिन दिया कितना है, ऑब्जर्व कितना दिया हुआ है, इतना। क्यों दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यू नो दैट कि HCl में क्या डेवलप करता है, कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप करता है, ठीक है। तो ये पार्शियल आयनिक पार्शियल कोवेलेंट मान सकते हो, मतलब क्लोरीन पूरा तो खींचता नहीं है, इसीलिए कह रहा है कि ऑब्जर्व ये किया गया, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर हुआ, ठीक है, कितना परसेंट क्या हुआ, आयनिक कैरेक्टर हुआ, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर, समझ रहे हो ना। 100% अगर मतलब ये होता, मतलब ये होता +1 -1 तो ये वैल्यू आता, लेकिन हो तो ये रहा है, उसी के लिए पूछ रहा है ये कितना परसेंटेज हुआ। आसान है, तो परसेंटेज कितना होगा, ये हो जाएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो जो दिया है ऑब्जर्व 1.03 बाई हो जाएगा कितना 6.12 इंटू क्या हो जाएगा 100। सॉल्व करो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगा 16.83%। क्या आ जाएगा बच्चों, 16.83% आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए बच्चों। फिर से इसमें म्यू आयनिक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, म्यू आयनिक। 100% आयनिक कैरेक्टर होता तो क्या होता, ये हो जाता है क्यू ई इंटू डी। तो ई इसमें देखो यहाँ पे किलोमीटर में दिया है, तो ऐसा यूनिट यूज करते हैं 1.602 10⁻⁻90 इंटू डी बॉन्ड लेंथ, ये हो जाएगा 1.596 इंटू 10⁻⁻10।
ये आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, v यानी कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.557 10 टू द माइनस 29 किलोमीटर। अब ये आ रहा है प्योर आयनिक, 100% आयनिक रहता तो, लेकिन गिवन कितना दिया है ये, बस निकाल लो। तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो जो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2.557 10 टू द पावर माइनस, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये ऑब्जर्व इतना दिया हुआ है तो 1 पॉइंट ऑब्जर्व बाई 100% आनिक होता तब वो निकालते इंटू 100, 1.964 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 29 बाई 2.557 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 इंटू क्या हो जाएगा 100। आई बात, जैसे यहाँ पे कर रहे थे, सॉल्व करो बच्चों, कितना आ रहा है देखो सॉल्व करके, 76.8। ये बच्चों सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 76.8%। ठीक है, तो यहां तक की आज कहानी खत्म होती है। आई होप कि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।